प्यारे बच्चों, क्लास 12th मनोविज्ञान साइकोलॉजी का हम लोगों ने जैक बोर्ड फाइनल परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया था। यदि नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर या वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चैनल पर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, बुद्धि क्या है? तो बुद्धि से तात्पर्य एक ऐसी सार्वभौम क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति वातावरण को समझता है, तर्कसंगत ढंग से सोचता है तथा प्राप्त संसाधनों का उपयोग करके अपनी चुनौतियों से ठीक ढंग से निपटता है। स्व क्या है? तो अपने को एक वस्तु के रूप में देखते हुए स्वयं के बारे में विचारों एवं अनुभूतियों की समग्रता विकसित करना ही स्व कहलाता है। मनोवृत्ति क्या है? तो मनोवृत्ति संज्ञानात्मक तत्व, भावनात्मक तत्व तथा व्यवहार परक तत्व का एक संगठन या तंत्र है। समूह क्या है? तो समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठित सामाजिक इकाई होता है जिसके सदस्य परस्पर आश्रित होते हैं, जिनका एक समान लक्ष्य एवं अभिप्रेरण होता है तथा जिसके सदस्यों का व्यवहार कुछ मानकों द्वारा निर्देशित होता है। कौशल क्या है? तो कौशल से तात्पर्य कुछ ऐसी निपुणता या दक्षता से होता है जिसे व्यक्ति में प्रशिक्षण या अनुभव द्वारा विकसित किया जाता है। दुश्चिंता या चिंता क्या है? तो चिंता या दुश्चिंता डर तथा आशंका की एक विकर्ण, अस्पष्ट एवं दुखद अवस्था होती है। अंतरण क्या है? मनोगत्यात्मक मनोचिकित्सा में अंतरण एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्लाइंट चिकित्सक के प्रति अपनी दमित भावनाओं एवं इच्छाओं को प्रक्षेपित करता है। लघुतरीय प्रश्न है, निर्धनता के कारणों का वर्णन करें। तो पहला कारण है, निर्धन स्वयं अपनी निर्धनता के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस मत के अनुसार निर्धन व्यक्तियों में योग्यता तथा अभिप्रेरणा दोनों की कमी होती है, जिसके कारण वे प्रयास करके उपलब्ध अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। दूसरा है, निर्धनता का कारण कोई व्यक्ति नहीं अपितु एक विश्वास व्यवस्था है जिसे निर्धनता की संस्कृति कहा जाता है। व्यक्ति को यह स्वीकार करवा देती है कि वह तो निर्धन ही रहेगा या रहेगी तथा यह विश्वास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहता है। तीसरा है, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कारक मिलकर निर्धनता का कारण बनते हैं। भेदभाव के कारण समाज के कुछ वर्गों को जीविका की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अवसर भी दिए जाते हैं। फिर है, समाजोपकारी व्यवहार को प्रभावित करने वाले दो कारकों का वर्णन करें। तो समाजोपकारी व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है समाजोपकारी व्यवहार मनुष्यों की अपनी प्रजाति के दूसरे सदस्यों की सहायता करने की एक सहज नैसर्गिक प्रवृत्ति पर आधारित है। यह सहज प्रवृत्ति प्रजाति की उत्तरजीविता या अस्तित्व बनाए रखने में सहायक होती है। दूसरा है, समाजोपकारी व्यवहार अधिगम से प्रभावित होता है। लोग जो ऐसे पारिवारिक परिवेश में पले बढ़े होते हैं जो लोगों की सहायता करने का आदर्श स्थापित करते हैं, वे सहायता करने की प्रशंसा करते हैं और उन व्यक्तियों की तुलना में अधिक समाजकारी व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं जो एक ऐसे पारिवारिक परिवेश में पले बढ़े होते हैं जहां इन गुणों का अभाव होता है। अगला है, मनोवृत्ति और विश्वास में अंतर स्पष्ट करें। तो सामाजिक प्रभाव के कारण लोग व्यक्ति के बारे में तथा जीवन से जुड़े विभिन्न विषय के बारे में एक दृष्टिकोण विकसित करते हैं, तो उनके अंदर जो एक व्यवहारात्मक प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान रहती है, मनोवृत्ति कहलाती है। विश्वास मनोवृत्ति की संज्ञानात्मक घटक को इंगित करते हैं तथा ऐसे आधार का निर्माण करते हैं जिन पर मनोवृत्ति टिकी है, जैसे ईश्वर पर विश्वास। अगला क्वेश्चन है, मनोग्रंथि और बाध्यता के बीच विभेद स्थापित करें। तो जो लोग मनोग्रसित बाध्यता विकार से पीड़ित होते हैं वे कुछ विशिष्ट विचारों में अपनी ध्यानमग्नता को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं या अपने आप को बार बार कोई विशेष क्रिया करने से रोक नहीं पाते, यहाँ तक कि वे उनकी समान गतिविधियों में भी बाधा पहुँचाते। किसी विशेष विचार या विषय पर चिंतन को रोक पाने की असमर्थता मनोग्रसित व्यवहार कहलाता है। इससे ग्रसित व्यक्ति अपने विचारों को अप्रिय और शर्मनाक समझता है।
किसी व्यवहार को बार बार करने की आवश्यकता बाध्यता व्यवहार कहलाता है। कई तरह की बाध्यता में गिनना, आदर्श देना, जांचना, छूना और धोना सम्मिलित होते हैं। ये क्वेश्चन 10 के बाद 11 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिए। मनोचिकित्सक के नैतिक सिद्धांत का वर्णन करें। तो मनोचिकित्सक के नैतिक सिद्धांत का वर्णन करें, इसका ये आंसर है कि कुछ नैतिक मानक जिनका व्यावसायिक मनोचिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए वे है, पहला, सेवार्थी से सुवज्ञ सहमति लेनी चाहिए। दूसरा, सेवार्थी की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। तीसरा, व्यक्तिगत कष्ट और व्यथा को कम करना मनोचिकित्सक के प्रत्येक प्रयासों का लक्ष्य होना चाहिए। फिर है, चिकित्सा सेवार्थी संबंध में अखंडता महत्वपूर्ण है। मानव अधिकार एवं गरिमा के लिए आदर। फिर है आपका व्यावसायिक अक्षमता एवं कौशल आवश्यकता है। 12 नंबर को हम लोगों ने देख लिया है। 13 नंबर देखते हैं। व्यक्तिगत आत्म और सामाजिक आत्म में अंतर करें। तो व्यक्तिगत आत्म में एक ऐसा अभिविन्यास होता है जिसमें व्यक्ति अपने बारे में ही संबंध होने का अनुभव करता है। सामाजिक आत्म में सहयोग, एकता, संबंध, त्याग, समर्थन अथवा भागीदारी जैसे जीवन के पक्षों पर बल दिया जाता है। 14 है, मानव वातावरण के विभिन्न उपागमों का वर्णन करें। तो मनुष्य भी अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अन्य उद्देश्यों से भी प्राकृतिक पर्यावरण के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। निर्मित पर्यावरण के सारे उदाहरण पर्यावरण के ऊपर मानव प्रभाव को अभिव्यक्त करते हैं। उदाहरण के मानव ने जिसे हम घर कहते हैं उसका निर्माण प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित करके ही किया है, जिससे कि उन्हें एक आश्रय मिल सके। मनुष्यों के इस प्रकार के कुछ कार्य पर्यावरण को क्षति भी पहुंचा सकते हैं और अंततः स्वयं उन्हें भी अनेकानेक प्रकार से क्षति पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूल यंत्र जो रासायनिक द्रव्य जैसे CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादित करते हैं, जो वायु को प्रदूषित करते हैं तथा अंततः ऐसे शारीरिक रोगों के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, जैसे कैंसर के कुछ प्रकार। धूम्रपान के द्वारा हमारे आसपास की आयु दूषित होती है तथा प्लास्टिक एवं धातु से बनी वस्तुओं को जलाने से पर्यावरण पर घोर विपदाकारी प्रदूषण फैलाने वाला प्रभाव होता है। वृक्षों के काटना या निर्विकरण के द्वारा कार्बन चक्र एवं जल चक्र में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इससे अंततः उस क्षेत्र विशेष में वर्षा के स्वरूप पर प्रभाव पड़ सकता है और भूक्षरण तथा मरुस्थलीय में वृद्धि हो सकती है। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मानव व्यवहार पर पर्यावरणीय प्रभाव का वर्णन करें। तो बच्चों ये पॉइंट आप देख लीजिए, पॉइंट हम बता दे रहे, डील आप देख लीजिए, कह के वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है प्रत्यक्ष पर्यावरणीय प्रभाव। दूसरा है संवेगों पर पर्यावरणीय प्रभाव। तीसरा पॉइंट है व्यवसाय, जीवन शैली तथा अभिव्यक्तियों पर पारिस्थितिक का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है मनोविदलता के लक्षणों का वर्णन करें। तो मनोविदलता के लक्षण 3 श्रेणियों में समूहित किए जाते हैं। पहला है सकारात्मक लक्षण, जिसका आप डिटेल देख लीजिए बच्चों। दूसरा पॉइंट है नकारात्मक लक्षण। तीसरा पॉइंट है मनःचालित लक्षण। अगला क्वेश्चन है आपका व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं का वर्णन करें। तो इसमें 5 अवस्था है। पहला है मौखिक अवस्था, दूसरा है गुदा अवस्था, तीसरा है यौन प्रधान अवस्था,
चौथा पॉइंट है अव्यक्त अवस्था। पांचवा पॉइंट है जननांगीय अवस्था। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि या आईक्यू तथा संवेदात्मक बुद्धि या ईक्यू में अंतर स्पष्ट करें। तो यहां अंतर आप देख सकते हैं बच्चों। पहला पॉइंट बुद्धि लब्धि का, इधर संज्ञानात्मक वृद्धि का है। दूसरा पॉइंट भी है। अगला क्वेश्चन है अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं? अभिवृत्ति परीक्षण के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। तो पहला प्रकार है कर्षण शक्ति, जिसको हम कहेंगे सकारात्मकता या नकारात्मकता। दूसरा पॉइंट है चरम सीमा। तीसरा है सरलता या जटिलता, बहुविधता। चौथा पॉइंट है केंद्रीयता। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है अहम प्रतिरक्षा प्रकर्म क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो अहम प्रतिरक्षा प्रकर्म का अर्थ है, फ्राइड का मत है कि यदि बाह्य खतरों के कारण व्यक्ति में चिंता उत्पन्न होने लगती है और जब इस खतरा की मात्रा अधिक होती है तो व्यक्ति का यथार्थवादी तरीका निष्फल हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अचेतन रूप में कुछ अवास्तविक प्रकर्मों का उपयोग करता है जिससे उसकी चिंता कम हो जाती है और अहम में द्वंद्व की मात्रा नियंत्रित हो जाती है। ऐसे प्रकर्म को अहम प्रतिरक्षा प्रकर्म या प्रतिरक्षा प्रकर्म भी कहा जाता है। अहम प्रतिरक्षा प्रकर्म के प्रकार। तो यहाँ पर पहला है दमन। दमन एक ऐसा रचनात्मक प्रकर्म है जिसके द्वारा चिंता, तनाव, मानसिक द्वंद्व उत्पन्न करने वाली असामाजिक एवं अनैतिक इच्छाओं को चेतना से हटाकर व्यक्ति अचेतन में कर देता है। दमन को कभी कभी चयनात्मक विस्मरण की घटना भी कहा जाता है। दूसरा है यक्तिकीकरण। यह प्रतिरक्षा प्रकर्म अंगूर खट्टे हैं जैसी कहावत को चित्रार्थ करते हैं। इसमें युक्ति संगत अभिप्रेरकों एवं इच्छाओं से उत्पन्न मानसिक द्वंद्व या तनाव का समाधान उन अभिप्रेरकों एवं इच्छाओं को युक्ति संगत बनाकर अर्थात तर्क एवं विवेकपूर्ण व्याख्या पर किया जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक तंगी से उत्पन्न चिंता को दूर करने के लिए यदि सोचता है कि अपने घर की सूखी रोटी भी दूसरों के घर की मिठाई या हलवे से अधिक स्वादिष्ट होती है तो वह है यक्तिकीकरण का उदाहरण होगा। तीसरा है प्रतिक्रिया निर्माण। तीसरा पॉइंट आप लोग देख लीजिए। चौथा आपका पॉइंट है प्रक्षेपण। पांचवा पॉइंट है आपका प्रतिगमन। छठा पॉइंट है विस्थापन। सातवां है खंडन। तो बच्चों ये थे मनोविज्ञान सेट 1 का क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। जल्द ही मिलते हैं हम लोग सेट 2 वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।